Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Perspectives in Human Geography which is module 6 of our series. आज का टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है रीजनल सिंथेसिस. अपने सिलेबस के अंदर डायरेक्ट दिया हुआ है बट द प्रॉब्लम इज लास्ट 40 ईयर्स में सिर्फ 2 ही बार इस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. एक बार डायरेक्ट पूछ लिया है कि रीजनल सिंथेसिस का क्रक्स क्या है और एक बार ऐसी टर्म पूछ ली है कि अगर किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं हुई तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये रीजनल सिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है. समझ में आने वाली बात. तो हम लोग उतना ही करेंगे जितना हम लोगों को एग्ज़ाम के लिए नीडेड है, उससे ज़्यादा हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि एज अ प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को 100% एग्ज़ाम बेस्ड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा और आप लोगों की स्टडी भी ऐसी ही करवाऊंगा कि आप लोग डायरेक्ट एग्ज़ाम के अंदर ये लिख के आ पाएँ. तो इसीलिए हम उतना ही करेंगे जितना हम लोगों को ज़रूरी होगा. तो आज का जो टॉपिक है वो है रीजनल सिंथेसिस. इससे पहले हम लोगों ने एरियल डिफरेंशिएशन देखा था जिसके अंदर हम लोगों ने यूनिटी से रिलेटेड बात की थी कि भाई एरियल डिफरेंशिएशन जो है एरिया के अलग अलग डायमेंशंस को कवर करता है, मतलब वो यूनिटी को फॉलो नहीं करता. वो ये बोलता है कि भाई जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ही उसकी स्टडी होगी. लेकिन रीजनल सिंथेसिस में उसका उल्टा होता है कि भाई एक जो एरिया है, स्पेशल एरिया, एक रीजन है, उसके अंदर कितनी यूनिटी आ रही है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हो रही है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे. ठीक है, तो बस यही अपना पूरा का पूरा है जो अपन लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. जो लोग मुझे पहली बार ये देख रहे हैं वीडियो, उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर 100% एग्जाम बेस्ड स्टडी करवाता हूँ और आप लोगों को सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल के ही नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ. उसमें कोई भी मेरा जनरल स्टडीज़ या प्रीलिम्स का कुछ भी इंटीग्रेटेड नहीं होता, जिससे आप लोगों के नोट्स लेंदी नहीं होते और जो भी आप नोट्स पढ़ोगे वो मल्टी डायमेंशन बन जाएंगे और आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर आप डायरेक्ट आंसर लिख के आ पाओगे, ज़्यादा कुछ सोचे बिना. ठीक है, सिर्फ आप लोगों को न्यूज़पेपर फॉलो करना है जिसमें आप लोगों को करंट अफेयर देखते जाने हैं कि ये टॉपिक कोई न्यूज़ में तो नहीं है, बस एक केस स्टडी के तौर पे लिख लेना और सब कुछ मेरा इसी मटेरियल में मिल जाएगा. तो स्टार्ट करें अपन लोग. देखो आज का जो टॉपिक है वो है रीजनल सिंथेसिस, जो कि अपना पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर है. हम लोग पूरा एग्जाम बेस्ड स्टडी करेंगे. समझ में आई ना ये वाली बात. देखो नाउ अब देखो सिलेबस के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं क्यों कर रहे हैं अपन लोग ये जरूरी. मैं देखो सिलेबस में भी होगा और अगर पूछा नहीं गया है तो मैं नहीं करवाने वाला, ये भी आप लोग दिमाग में रखना. लेकिन ये सिलेबस में दिया हुआ है रीजनल सिंथेसिस. ब्लू वाला पोर्शन जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है और जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है जो रेड में है वो अपन लोग कर रहे हैं आज. ठीक है, नेक्स्ट अपनी डायटोमी वगैरह होगा, ऐसे अपन लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे. यूनिट 10 में भी थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव दिया गया है तो इस चक्कर में सिस्टम एनालिसिस वाला जो है ना वो पूरा अपन इसी के अंदर आता है, तो मैं यहाँ पे इसको कवर कर रहा हूँ. ये चीज़ समझना आप लोग. ठीक है, अब देखो पीवाईक्यू में देखो सिर्फ 2 ही बार क्वेश्चन आया, एक 15 में एक 16 में. इससे पहले कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है रीजनल सिंथेसिस से, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है. और एक देखो कंपास क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ गए हैं, इसीलिए अपन लोग उसको थोड़ा सा देख रहे हैं. क्योंकि मैंने आप लोग जो शुरू से फॉलो करते आ रहे होगे मेरे वीडियोस को, और जिन लोगों ने कहीं भी अगर मेरे वीडियो भी नहीं फॉलो कर रहे हैं और जो लोग पीवाईक्यू ने देखे हुए हैं, तो उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर 10 साल पहले भी कोई एक क्वेश्चन आ गया है तो कोई भरोसा नहीं है कि ऑप्शनल के अंदर, ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए अगर वो चीज़ हम लोगों की न्यूज़ में है तो. और अभी आप लोगों को पता है कि रीजनल प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा चलती आ रही है. दैट मीन्स रीजनल सिंथेसिस अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोगों का पूछा जा सकता है, लेकिन हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या क्या पूछ सकते हैं. समझ में आने वाली बात. तो कम से कम जितना पूछा गया अपन उतनी तो तैयारी कर लें और जितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपन उसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट ज़्यादा कर लेंगे, है कि नहीं, नॉर्मली. और आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि 2015 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जिसके अंदर रीजनल सिंथेसिस का पूरा पूछ लिया था कि भाई. फिर उसके बाद इनने कंपेज नाम का चीज़ पूछ ली थी जो कि अपना 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 16 में. इसका मतलब 2 पेज के अंदर अपन लोग को लिखना था. मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 तैयार कर लेना है, आप लोगों के ऑटोमेटिक बाकी के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे. बस मटेरियल उतना होना चाहिए कि आप लोग 2 पेज आराम से लिख के आ पाओ. ठीक है, आगे नई बात समझ में. स्टार्ट करें अपन लोग. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो रीजनल सिंथेसिस. रीजनल सिंथेसिस है क्या भाई? कुछ नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड स्टडी है किस चीज़ की, रीजन की, जो कि कंबाइन करता है आप लोगों का फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट. ये क्या क्या को, फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट को कंबाइन करता है, जिससे आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे क्या, स्ट्रक्चर, कोहेजन एंड इंटर रिलेशनशिप. अब देखो स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा.
इंटर रिलेशनशिप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये कोहेजन क्या होता है वो आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी बस आप लोग इसकी डेफिनेशन देख लो कि नॉर्मली रीजनल सिंथेसिस क्या हो गया कि आप लोगों के रीजन की स्टडी करेगा जो कि आप लोगों का फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट को क्या करेगा, कंबाइन करेगा, जिससे हम लोग उस रीजन का स्ट्रक्चर समझ पाए, कोहेजन समझ पाए और इंटर रिलेशनशिप समझ पाए उस पूरे रीजन की। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। अब देखो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे थे, मैंने क्या बताया था कि नॉर्मली हम लोग एग्जाम बेस्ड ही तैयारी कर रहे थे। तो मेरे जो जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो पूरे के पूरे एग्जाम रेडी हैं। आगे चल के मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग है तो इसीलिए मैं बताऊंगा, बाद में नहीं बताऊंगा नॉर्मली। समझ में आने वाली बात, आगे नई चीज समझ में। नेक्स्ट इज की आइडिया क्या होगा इसका भाई। पहली बात तो आप लोगों ने एरियल डिफरेंशिएशन मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि एरियल डिफरेंशिएशन के अंदर पूरे के पूरे डिफरेंसेस बताता है। दैट मीन्स ये अलग अलग डायमेंशंस ओपन कर देता है और बोल देता है कि भाई ये अलग है, ये अलग है, मतलब एक एरिया दूसरे एरिया से थोड़ा सा अलग ही रहेगा, या फिर रीजन बोल दो, एरिया बोल दो, इसीलिए उसका एरियल डिफरेंशिएशन नाम से समझ में आ रहा होगा, डिफरेंशिएशन। अब अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन तो ये क्या करता है आप लोगों का, और जो आप लोगों का जो रीजनल सिंथेसिस है वो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा यूनिटी को। मतलब एक रीजन के अंदर क्या यूनिटी है, किस चीज को जोड़ रहा है, मतलब उसमें फिजिकल कंडीशन एक जैसी है क्या, इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी है क्या, तो इन चीजों को क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जोड़ रहा है। तो ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखना है। यूनिटी क्या क्या किस चीज को एक्सप्लेन करेगा, ये यूनिटी, कोहर्सेंस एंड इंटरलिंकेजेस। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा बोल गया। यूनिटी, कोहेरेंस एंड इंटर लिंकेजेस, इस चीज को क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है, ये तीन चीजों को एक्सप्लेन करता है। लेकिन जो अपना एरियल डिफरेंशिएशन था वो सिर्फ डिफरेंसेस को ही एक्सप्लेन करता था। समझ में आने वाली बात। तो आप लोगों को जब एग्जाम के अंदर रखो ना तो बस दिमाग में ये रखना कि कीवर्ड्स कुछ है। पहला कीवर्ड है इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर कोहेजन, कॉम्पेज और फंक्शनल इंटरेक्शन। अब इसमें कॉम्पेज आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पे एक चीज कॉम्पेज भी लिख लो। अब ये होता क्या है वो अपन लोग आगे देखेंगे भाई, पीवाई क्यों पूछ लिया गया था, इसीलिए ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस एक क्वेश्चन है जो इस बार पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको उसमें जोड़ दिया है। समझ में आने वाली बात आ गई ना। अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख दें और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देता है और ये वाला वीडियो को जो आगे बढ़ाएगा। समझ में है ना। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दो तरीके के आप लोगों के रीजन्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लो, क्योंकि अगर पूछ लिया कोई छोटी सी टर्म में पूछ लिया तो समझ में आएगा ना। अपन लोग रीजन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं और अगर आप लोगों को फॉर्मल रीजन और फंक्शनल रीजन में अंतर ही नहीं पता होगा तो आप कैसे करोगे, है कि नहीं। तो इसीलिए दो टर्म है, एक है फॉर्मल रीजन, एक है फंक्शनल रीजन। तो फॉर्मल रीजन क्या होता है भाई, फॉर्मल का मतलब होता है यूनिफॉर्म। क्या होता है, यूनिफॉर्म या फिर होमोजीनियस रीजन। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, है ना। तो या तो फॉर्मल रीजन होगा यूनिफॉर्म या फिर होमोजीनियस रीजन। उसमें क्या होगा, एरिया विद द यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कोई भी एरिया होगा जिसमें यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगी, चाहे वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, लैंडफॉर्म कैसा है, एक जैसा होना चाहिए। या फिर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, है ना, चाहे वो लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, ऑक्यूपेशन हो, है कि नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है इस चीज को अपन लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मल रीजन बोलेंगे। मतलब इस जगह की जो बाउंड्रीज होंगी ना बिल्कुल वेल डिफाइंड होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों अगर बात करें इंडियन और यूरोपियन, ठीक है। अब आप देखो इंडिया के अंदर हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो हम लोगों ने बिल्कुल अपन को पता है, देखने में भी अपन जो लोग हैं एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन यूरोपियन में चले जाओ, आप देख के ही बता दोगे कि यूरोपियन, मैं रेसिस्ट नहीं बन रहा हूं लेकिन आप देख के ही बता दोगे कि ये यूरोपियन है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। तो इसी तरीके से जो बाउंड्री जो हो गई ना, पूरा सिलेक्टेड एरिया का अगर बाउंड्रीज की बात करें तो पूरी की पूरी वेल डिफाइंड हो जाएगी बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड क्राइटेरिया। अगर मैं एक क्राइटेरिया को पूरा मान लो मैंने स्किन कलर को एक क्राइटेरिया मान लिया, ठीक है, मैं चलो रेसिस्ट नहीं बोलना चाह रहा। अगर मैं लैंग्वेज को एक क्राइटेरिया मान लिया, अगर इंडिया के अंदर ही मैंने एक क्राइटेरिया मान लिया तो हिंदी रीजन्स अलग हो जाएंगे और जो अपने तमिल, तेलुगु, मराठी, जो सारे के सारे जो रीजन्स हैं वो अलग क्राइटेरिया में अगर क्राइटेरिया डिसाइड किया। तो वैसे तो हम लोग सब एक उसमें है, इंटीग्रेटेड है, लेकिन अगर एक पूरा क्राइटेरिया देखा जाए और सिर्फ एक छोटा सा रीजन देखा जाए तो उस रीजन को आप पूरी तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरी तरीके से क्या कर सकते हो, वेल डिफाइन कर सकते हो।
अगर मैं पूरे स्टेट की भी बात नहीं करूं, आप अपनी ही स्टेट में, अपने ही शहर में, अपने ही गली मोहल्ले में भी देख लेना कि उसी एरिया के अंदर कुछ लोग कुछ लैंग्वेज बोलते होंगे, कुछ लोग कुछ लैंग्वेज बोलते होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, आप वेल डिफाइंड आप बाउंड्रीज को डिफाइन कर सकते हो विद द बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड क्राइटेरिया। जैसे एग्जांपल देख लो, राजस्थान डेजर्ट, राजस्थान डेजर्ट इलाका है। अब ये फिजिकल कंडीशन देखिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो फिजिकल और ह्यूमन कंडीशन दोनों की बात होती है, तो आप एग्जाम के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यही अच्छा होगा कि आप क्या करोगे, एक फिजिकल और एक ह्यूमन कंडीशन लिखो। क्यों? जिससे एग्जामिनर को समझ में आए कि भाई आप लोगों को सिर्फ फिजिकल ही नहीं, आप लोगों को ह्यूमन एस्पेक्ट भी करना है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि पूरा का पूरा लिख के आ जाते हो, लेकिन एग्जामिनर को ये फील ही नहीं करवाते कि सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी ही नहीं, ह्यूमन ज्योग्राफी या ह्यूमन एस्पेक्ट या इकोनॉमिक एस्पेक्ट को इंटरलिंक किया गया है पूरे के पूरे कंसेप्ट के अंदर। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। तो राजस्थान डेजर्ट में यूनिफॉर्म क्लाइमेटिक एंड फिजिकल ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, पंजाब में यूनिफॉर्म क्रॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है। समझ में आने वाली बात। और दूसरा एग्जाम्पल लिख लेना, यूरोप और इंडिया, या फिर इंडिया या फिर एशिया, ऐसे लिख देना, एशिया है कि नहीं। तो देखने से समझ में आएगा कि भाई देखने में ट्रेड्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट इज फंक्शनल रीजन। फंक्शनल रीजन की बात करेंगे, नोडल या ऑपरेशनल रीजन होते हैं। क्या होते हैं? नोडल या ऑपरेशनल रीजन। ये क्या होते हैं भाई? एरिया ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द सेंट्रल नोड, मतलब एक कोर एरिया होगा, उसके आसपास जो एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? फंक्शनल रीजन बोलेंगे। और ये जो सेंट्रल नोड जो होगी ना, वो लिंकेज होगा टू द सराउंडिंग एरियाज, जैसे हिंटरलैंड। जो सराउंडिंग एरिया होते हैं ना, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? हिंटरलैंड बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं डिफाइन करूं तो भाई ये डिफाइंड बाय दी फंक्शनल इंटीग्रेशन। किससे डिफाइन होते हैं ये? फंक्शनल इंटीग्रेशन, फ्लो या फिर इंटरेक्शन रादर देन द यूनिफॉर्मिटी। मतलब इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं देखी जाती, इसमें क्या देखा जाता है भाई? इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, फ्लो क्या हो रहा है, या इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, आप लोग मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेना, ठीक है। आप लोग मध्य प्रदेश का एग्जांपल जब लोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर जो है पूरा का पूरा एरिया जो है इंटीग्रेटेड है। जस्ट लाइक अगर आप लोगों को साउथ का क्लाइमेट देखना है, साउथ का क्लाइमेट देखना है तो आप लोगों को इंदौर साइड चले जाओगे। अगर आप लोगों को नॉर्थ का क्लाइमेट देखना है तो आप लोग सीधा ग्वालियर साइड चले जाओगे। तो आप लोगों को इस तरीके से क्या होगा? पूरा का पूरा डिफाइंड बन गया। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? आप लोगों का फंक्शनल रीजन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखो, आप अगर इसमें वैसे एग्जाम्पल दिखाएं तो दे दो, दिल्ली एनसीआर वाला जो रीजन है, दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है। तो अगर मैं कोर दिल्ली की बात करूं, कोर दिल्ली, बीच वाला दिल्ली, कोर दिल्ली प्लस सैटेलाइट टाउन्स होते हैं उसके, है कि नहीं। कोर दिल्ली के आसपास सैटेलाइट टाउन्स हो गए कि उससे जुड़े हुए, जैसे मेट्रो है, मेट्रो है आप लोगों का यूपी में नोएडा के अंदर जोड़ के चल रहा है, तो बस वही चीज होगी। दूसरा एग्जांपल ले लो, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जैसे वहां पर पूरी सिटी बनी हुई है, फिर कम्युनिटी और ट्रांसपोर्ट फ्लॉज हो रहे हैं यहाँ पर, समझ में है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मिटी ना देखने को मिलेगी, लेकिन जो सेंटर जो नोड है ना, वो क्या करेगी? आप लोगों के सराउंडिंग एरिया को क्या करेगी? इंटरलिंक करेगी, या फिर पूरा का पूरा लिंक करेगी उस चीज को। समझ में आया ना। तो उस चीज को अपन लोग क्या बोलते हैं? हिंटरलैंड बोलते हैं। समझ में आने वाली बात आ गई ना। तो आप डायग्राम इस तरीके से कर सकते हो कि फॉर्मल रीजन जो है ना, वो बिल्कुल होमोजीनियस होते हैं, यूनिफॉर्म एरिया होता है। फंक्शनल रीजन या नोडल की बात करोगे तो कोर एरिया पूरा हो जाएगा और इंटरलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आई ना ये वाली बात समझ में, है ना। नाउ अब मैंने ये फॉर्मल रीजन और जो फंक्शनल रीजन क्यों बताया भाई? इंपॉर्टेंस है ना रीजनल सिंथेसिस में। क्या इंपॉर्टेंस है भाई? फॉर्मल रीजन जो होंगे ना, वो हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में एरिया को, कि भाई एरिया को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? वो किससे करोगे? फॉर्मल रीजन से, ठीक है। एरियल डिफरेंशिएशन को क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे। क्या करोगे? एरियल डिफरेंशिएशन को क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे। इससे क्या हो जाएगा? ये आप लोगों को सिंथेसिस के लिए बेस बनेगा, है ना। आई एम सॉरी फॉर दैट, वेट, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। फंक्शनल, अब मैं कहा था, हाँ, जो फॉर्मल रीजन जो होता है ना, वो आप लोगों को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि एरियल डिफरेंशिएशन को, जो कि आप लोगों का सिंथेसिस का बेस है कि नहीं। और जो फंक्शनल रीजन जो होंगे ना, वो हाईलाइट करेगा इंटरलिंकेज और कंपेज को, ठीक है। इंटरलिंकेज एंड कंपेज को। अब जो कंपेज क्या होता है बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कोहेजन एंड फ्लो विद इन द रीजन। अब जो कोहेजन और फ्लो क्या होता है बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। कोहेजन और फ्लो को क्या करता है? रीजन के अंदर क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये मतलब दोनों टाइप जो होंगे अगर आपस में जुड़ गए ना,
तो ये प्रोवाइड करता है मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन को। बिल्कुल, अगर आपको रीजन की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मल्टी डायमेंशनल चाहिए, तो आप लोगों को दोनों ही जो है, दोनों टाइप के बारे में आप लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि ब्रिज कर रहा है आप लोगों का स्ट्रक्चर और फंक्शन को। स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन को क्या है, इसके बीच का लिंकेज क्या है, यही है। समझ में आने वाली बात। इसीलिए अपन लोगों ने फॉर्मल रीजन और फंक्शनल रीजन के बारे में थोड़ा सा देख लिया। ठीक है, अब देखो अपन क्या कर रहे हैं मेन, ये तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, छोटी सी चीज बताई। अब रीजनल सिंथेसिस में ही अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई रीजनल सिंथेसिस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसे मैं पूरा का पूरा पिछली बार भी बताया था कि इवोल्यूशन दिखा देता हूं आप लोगों को। हाँ, एग्जाम के लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा इस तरीके से क्या करना है, आप लोगों को फ्लो चार्ट बना के आना है, इंटरलिंक करके फ्लो चार्ट बनाना है। और अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आप लोगों को इतने सारे याद हो गए। इसमें 6 में हैं। पहला देखो कि हेटनर जो है 1927 में कोरोलॉजी लेकर आए, जो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, मतलब रीजन जो है वो कोर यूनिट है ज्योग्राफिकल स्टडी का, ये हेटनर ने बोला। मतलब इनने फोकस किया किसके ऊपर, रीजन एज द बाउंडेड स्पेशियल एंटिटी पर, है कि नहीं। उसके बाद जो है हार्टन आए 1939 में, जिसने एरियल डिफरेंशिएशन की बात करी। एरियल डिफरेंशिएशन के बाद आप लोगों का सिंथेसिस हुआ। मतलब ज्योग्राफी का पर्पस उन्होंने बताया कि भाई एक्सप्लेन करता है पैटर्न, केवल डिस्क्राइब नहीं करता, पैटर्न को एक्सप्लेन कर रहा है, केवल डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है। ये इंट्रोड्यूस किया इन्होंने सिस्टमैटिक सिंथेसिस ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन। मतलब एरियल डिफरेंशिएशन का सिस्टमैटिक सिंथेसिस को इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। ये मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ हार्टन का। ठीक है, हेटनर के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ मैंने हार्टन के बारे में बताया था। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, विदाल लादेवलाच ने क्या किया, पेज एंड ग्रेनेडेवेस ने से क्या हुआ, आप लोगों का एक कंसेप्ट आया जिसमें अर्ली ह्यूमन जो है ना, वो अर्ली ह्यूमन ज्योग्राफिक सिंथेसिस के बारे में बात हुई, और रीजन एज द इंटरेक्शन ऑफ द ह्यूमन विद द एनवायरमेंट के बारे में ये बात करते थे, है कि नहीं। आई नहीं वाली बात समझ में। अगर नहीं आ रही है कोई बात नहीं है, सिर्फ आप नाम लिख लेना बहुत है। आप लोगों को बस दिमाग में रखना, अपन लोगों ने क्या किया, आप तो बस सिलेबस याद है ना भाई, एरियल डिफरेंशिएशन, एरियल डिफरेंशिएशन के बाद रीजनल सिंथेसिस, तो बस वही चीज करनी है आप लोगों को। तो हार्टन के बाद सीधा क्या जाओगे, रीजनल सिंथेसिस। तो ऐसे ही विटरसली जो है 1956 में कॉम्पेज नाम का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, इन्हें इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल कोहेजन। क्या, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल कोहेजन की इन्हें बात की, जिसको अपन कॉम्पेज बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फिजिकल प्लस इकोनॉमिकल प्लस सोशल प्लस नेटवर्क इंटीग्रेशन की ये बात कर रहे हैं। ऐसे ही इजार्ड ने रीजनल साइंस की बात की है, क्वांटिटेटिव। अब क्या हुआ, अब ये सब चीजें हो गई, फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आ गया। तो इजार्ड जो वाली बात हो गई, रीजनल साइंस की बात कर रहा है, क्वांटिटेटिव मॉडल बेस्ड अप्रोच आ गया। टूल्स क्या हो गए, फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, स्पेशल मॉडलिंग, साइंटिफिक रिगर एडेड। ठीक है, मैसी ने 1984 में कंटेम्प्रेरी व्यूज दिए, रीजन्स आर डायनामिक। इन्हें बोला रीजन जो है डायनामिक है। 1984 की बात आ गई, याद रखना। सोशल कंस्ट्रक्टेड की बात, कंस्ट्रक्टेड की बात आ गई, और प्रोसीजरल या फिर क्यों स्टैटिक नहीं है, ये चीज इन्हें बोली थी कि रीजन जो है वो आप लोगों के स्टैटिक नहीं होते, ये चीज इन्हें बोली। तो इस तरीके से बस मोटा मोटा आइडिया है कि किस तरीके से अपना चल रहा है कि नहीं। तो अगर आप इंटरलिंक की बात करोगे, सबसे पहले कोरोलॉजी आया। ठीक है, कोरोलॉजी के बाद फिर एरियल डिफरेंशिएशन होने लगा, एरियल डिफरेंशिएशन के बाद रीजनल सिंथेसिस आया। ठीक है, रीजनल सिंथेसिस के बाद क्वांटिटेटिव मॉडल्स आए, या फिर क्वांटिटेटिव क्यूआर बोलो, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन बोलो, कुछ भी बोलो। फिर कंटेम्प्रेरी डायनामिक व्यूज हुए, फिर अप्लाइड प्लानिंग होने लगी। बस वही चीज है, मैं क्यों बार बार करवा रहा हूं कि आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन अपना इस कैटेगरी से आ जाए, इस पोर्शन से आ जाए, आप लोगों को हमेशा ही हमेशा इस तरीके का क्या करना है, फ्लो चार्ट बना के आना है। वैसे सेम फ्लो चार्ट मेरा क्या है लास्ट वीडियो में है, बस थोड़ा सा मैंने क्या है लैंग्वेज चेंज किया है। मैं क्यों ये डायनामिज्म दे रहा हूं कि भाई आप लोगों को वहां पर अलग तरीके से याद हो जाए, कुछ भी भूल जाओ तो कम से कम 2-3 तो रहे, है कि नहीं। तो हर उसमें आप लोगों को डायग्राम बना के आने ही आने हैं। अब देखो दो कंसेप्ट अब छोटा सा देख लेते हैं। ये कंसेप्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है लास्ट ईयर, इसीलिए अपन लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो पहला कंसेप्ट है कंपेज इन द रीजनल सिंथेसिस। क्या है, कॉम्पेज इन द रीजनल सिंथेसिस। अब ये कॉम्पेज होता क्या है भाई, ये कुछ नहीं है, द स्ट्रक्चरल कोहेजन, क्या, स्ट्रक्चरल कोहेजन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द रीजन। क्या, स्ट्रक्चरल कोहेजन और इंटरडिपेंडेंस ऑफ द कंपोनेंट। देखो मैं आप लोगों को पहले ना कोहेजन बता देता हूं, ठीक है।
क्यों मैं फिर आप बोलोगे कि अरे सर ये समझ में नहीं आ रहा और आप मेरा वीडियो छोड़ के चले जाओगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कोहेजन बता देता हूँ, ठीक है। वेट, ये रहा कोहेजन, ठीक है। कोहेजन इन रीजनल सिंथेसिस, ठीक है। कोहेजन क्या होता है भाई? कोहेजन रिफर्स टू द डिग्री ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, मतलब कितना मजबूती से कनेक्टेड है, एंड यूनिटी अमॉन्ग द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ रीजन, मतलब उस रीजन के अंदर जो भी इंटरकनेक्टिविटी हो रही है और यूनिटी हो रही है वो कितनी डिग्री तक हो रही है, मतलब कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है। अब चाहे वो रीजन में क्या क्या होगा, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड फंक्शनल, भाई यही तो फैक्टर्स होंगे। तो इन फैक्टर में कितनी इंटरकनेक्टेडनेस है और यूनिटी है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ रीजन्स लाइक फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड फंक्शनल, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कोहेजन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बोलोगे तो हाउ वेल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रीजन होल्ड टुगेदर, मतलब कितने अच्छी तरीके से एक साथ मिले हुए हैं टू फॉर्म अ कोहेरेंट इंटीग्रेटेड होल, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से कोहेरेंट और इंटीग्रेटेड पूरी तरीके से किस तरीके से ये होल्ड किया गया, इसको क्या बोलते हैं अपन? कोहर्जन बोलते हैं। अगर की पॉइंट्स की बात करेंगे इसी के अंदर, है कि नहीं, इसी के अंदर की पॉइंट्स की बात करेंगे कोहर्जन के अंदर, तो फिजिकल कोहर्जन पहला होता है। फिजिकल कोहर्जन मतलब हाउ लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल्स एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर्म्स अ लॉजिकल इंटरकनेक्टेड सिस्टम, मतलब फिजिकल कोहर्जन क्या हो जाएगा कि लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर रिसोर्सेज ये किस तरीके से फॉर्म अ लॉजिकल एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम किस तरीके से फॉर्म करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, रिवर लिंकिंग माउंटेन टू प्लेन क्रिएटिंग फर्टाइल एलुवियल जोन्स, मतलब वही वाली बात होगी, ये इस तरीके से एग्जाम्पल लिख देना। इकोनॉमिक कोहर्जन क्या होता है भाई? कैसे आप लोगों का जो प्रोडक्शन, ट्रेड और मार्केट जो है वो लिंक कर रही है एक ही रीजन के अंदर, विद इन अ रीजन बोल रहे हैं ना, उसी रीजन के अंदर किस तरीके से लिंक करती है उसके बारे में बात करता है। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चरल सरप्लस इन पंजाब फ्लोइंग टू द अर्बन मार्केट इन दिल्ली एनसीआर, समझ में आने वाली बात? तो इंटरलिंक हो रहा है ना, तो बस वही चीज हो गई। नेक्स्ट इज सोशल या कल्चरल कोहेजन। क्या सोशल या कल्चरल? नाम से समझ में आ रहा होगा, जैसे पॉपुलेशन, कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन इंटरेक्ट टू क्रिएट शेयर्ड रीजनल आइडेंटिटी और फंक्शनलिटी, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? सोशल या कल्चरल कोहेजन बोलते हैं। एग्जाम्पल, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क दैट बाइंड्स अ रीजन, समझ में आने वाली बात। नेक्स्ट इज फंक्शनल कोहेजन। अब देखो फंक्शनल कोहेजन और तो साहब आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा होगा। फंक्शनल कोहेजन क्या हो गया? हाउ नेटवर्क लाइक ट्रांसपोर्ट, गवर्नेंस एंड ट्रेड इंटीग्रेटेड फिजिकल, इकोनॉमिक एंड दी सोशल कंपोनेंट, है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, जो आप लोगों का ट्रांसपोर्ट हुआ, गवर्नेंस हुआ, ट्रेड हुआ, इंटीग्रेटेड विद द फिजिकल, इकोनॉमिक एंड द सोशल कंपोनेंट, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल कोहेजन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिल्ली प्लस सैटेलाइट टाउन कनेक्टेड थ्रू रोड, रेल्स एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, समझ में आने वाली बात आ गई ना? अब आप लोगों को कोहेजन, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को अब समझ में आ, अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। अब अपन आते हैं मेन जो अपन लोग करने वाले थे, क्या? कॉम्पेज, ठीक है। कॉम्पेज इन रीजनल सिंथेसिस। अब देखो कॉम्पेज क्या होता है? द स्ट्रक्चरल कोहेजन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ रीजन सच दैट द रीजन फंक्शंस एज अ यूनिफाइड सिस्टम, मतलब एक पूरा का पूरा रीजन जो है ना, मेरा पूरा जो रीजन है वो पूरा यूनिफाइड सिस्टम की तरह क्या करेगा? फंक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल कोहेजन देखने को मिल रहा है, मतलब इंटरकनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। अब जो होगा तो आपको इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलेगा पूरे के पूरे कंपोनेंट, रीजन में जितने भी कंपोनेंट है ना उसके अंदर। अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं तो ये एक ग्लू है। क्या है? ये ग्लू है दैट होल्ड्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रीजन टुगेदर, मतलब कहीं भी पूछा कि मैंने ये तो बोल दिया कि भाई रीजनल सिंथेसिस में सारे के सारे कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो भाई इस इंटरकनेक्ट करने के लिए ग्लू भी तो चाहिए। तो ये ग्लू है कॉम्पेज। तो ये ग्लू है जो आप लोगों के सारे एलिमेंट्स को क्या करता है? जोड़ के रखता है। ये इंश्योर करता है कि फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल और फंक्शनल एस्पेक्ट जो है ना वो किस तरीके से हार्मनी में वर्क करें, ठीक है। तो बस वही वाले आसान से चलते चले जाए, ठीक है। एग्जाम के अंदर आप लोगों को लिखना है, देखो ये तो मैंने लिख दिया, आप लोगों को मीनिंग बता दिया इस चीज का। एग्जाम के अंदर आप लिखोगे तो सीधा सीधा लिख देना
कॉम्पेज इज द इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ रीजन। क्या भाई एग्जाम के अंदर तो आप लोग डेफिनेशन लिख के आने हैं तो इस तरीके से लिखाना कि कॉम्पेज इज इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ रीजन वेयर ऑल कंपोनेंट्स आर इंटरलिंक्ड एंड ऑपरेट एज द कोहेसिव स्पेशियल यूनिट। तो ये वाली लैंग्वेज आप लिख के आ सकते हो। जिन लोगों को रटना पसंद है वो लोग ये लिख के आ सकते हो, नहीं तो ये तो है ही, है कि नहीं? नॉर्मल सी बात है, समझ में आने ये वाली बात आ गई ना? आगे बढ़े, ठीक है। नाउ अब देखो कॉम्पेज के कंपोनेंट और डायमेंशन ही देख लो। तो पहला डायमेंशन है फिजिकल बेस। भाई फिजिकल में वही लैंड फॉर्म, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर बॉडीज, ऑब्वियस सी बात है। एग्जांपल जैसे एल्यूवियल प्लेन की अगर मैं बात करूं, एल्यूवियल प्लेन्स में क्या होगा, फर्टाइल सॉइल्स देखने को मिलेंगी प्लस रिवर्स देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल आप लोगों का एग्रीकल्चर का बेसिस बन गया। तो यही तो आप लोगों को ग्लू कर रही है ना ये चीज कि भाई एल्यूवियल प्लेन्स होंगे तो वहां पे आप लोगों को फर्टाइल सॉइल देखने को मिलेगी और रिवर्स देखने को मिलेगी, तभी तो आप एग्रीकल्चर कर पाओगे। तो इंटरकनेक्ट होगी ना ये चीज, तो वही होगी। दूसरा है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, मार्केट है। अब ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड होंगी। एग्जाम्पल पंजाब का देख लो, व्हीट प्रोडक्शन होता है, क्यों? वहां पर कैनाल्स होते हैं, मार्केट इंटीग्रेशन होगा अच्छा खासा, तो इसीलिए तो पंजाब में एग्रीकल्चर हो पा रहा है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट इज सोशल या कल्चरल स्ट्रक्चर देखोगे तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कल्चर, इंस्टीट्यूशन और सेटलमेंट। इसके अलावा एटसेट्रा लिखते हैं ना हर चीज में, भाई ऐसा नहीं है कि यही फिक्स है हर चीज में, इसमें भी एटसेट्रा, इसमें भी एटसेट्रा, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल विलेज नेटवर्क प्लस कल्चरल प्रैक्टिस प्लस लोकल गवर्नेंस, इस सबको मिला के तो इंटीग्रेट करोगे तभी तो आप लोगों को सोसाइटी बोलोगे उस चीज को, तो वही हो गया। नेक्स्ट इज फंक्शनल नेटवर्क, वही ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो वही एग्जांपल ले लो दिल्ली एनसीआर वाला, सिटी पूरी ले ली दिल्ली की, सैटेलाइट टाउन्स ले लिए और कम्युनिटी फ्लो जो भी आ रहे हैं ना आप लोगों के, वो चीज कनेक्ट कर लिया तो आप लोगों को फंक्शनल नेटवर्क पूरा तैयार हो गया। तो ये चीज हो गया आप लोगों के कंपोनेंट एंड डायमेंशन। ये आप लोगों को वहां पे यूज करके आना है, अगर लिख दिया तो कुछ शॉर्ट नोट भी लिख दिया तो भी यूज करके आना है। इंपोर्टेंस या रिलेवेंस की अगर मैं बात करूं इस के रीजनल सिंथेसिस में आप लोगों का क्या इंपोर्टेंस है इसका, भाई ये पहली बात तो एक्सप्लेन करता है कि वाई रीजन्स आर स्टडीज एज इंटीग्रेटेड यूनिटी, कि रीजन्स को अपन लोग इंटीग्रेटेड स्टडी यूनिटी की तरह ही क्यों स्टडी कर रहे हैं, नॉट आइसोलेटेड फिनोमेना, कोई आइसोलेटेड फिनोमेना नहीं है। ये हेल्प करता है रीजनल प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट में। क्या ये हेल्प करता है इन रीजनल प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में? समझ में आई ना ये वाली बात, आई ना? ठीक है। नाउ डिमोस्ट्रेट करता है द लिंकेज बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट में, बिल्कुल फिजिकल और ह्यूमन को बिल्कुल लिंक कर रहा है ना, तो ये बिल्कुल आपको बता रहा है। मेकिंग ज्योग्राफी अप्लाइड एंड मीनिंगफुल, इसी से तो आप लोगों की ज्योग्राफी बिल्कुल अप्लाइड हो रही है और मीनिंगफुल हो रही है, इसीलिए तो इसको अप्लाइड ज्योग्राफी में यूज कर सकते हो नॉर्मली, है कि नहीं है? आ गई ना ये बात समझ में? मतलब यही इसका इंपॉर्टेंस हो गया, रिलेवेंस हो गया किसका, अपना किसका, कॉम्पेज का। समझ में आने वाली बात आ गई ना? अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई कॉम्पेज के? भाई पहली बात तो इंटीग्रेटिव है, ये कनेक्ट कर रहा है फिजिकल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड फंक्शनल कंपोनेंट को। दूसरा है फंक्शनल है ये, भाई कंपोनेंट आर इंटरडिपेंडेंट, ये कंपोनेंट जो है इंटरडिपेंडेंट है। फ्लोज एंड इंटरेक्शंस आर हाईलाइटेड, बिल्कुल फ्लॉज एंड इंटरेक्शन जो है बिल्कुल हाईलाइट हो रही है। डायनामिक्स की अगर मैं बात करूं, ये इवॉल्व ओवर द टाइम विद द ह्यूमन इंटरवेंशंस एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस। भाई ऐसा तो है नहीं है कि ये स्टैटिक है, भाई ये डायनामिक है। क्यों? क्योंकि भाई हमेशा ह्यूमन के इंटरवेंशंस और इन्वायरमेंटल चेंज के कारण ये क्या हो रहा है, चेंज होता जाता है, इवॉल्व होता चला जाता है। नेक्स्ट इज ये अप्लाइड है, भाई यूजफुल फॉर प्लानिंग, पॉलिसी एंड रिसर्च, इन तीनों चीजों में क्या है, यूजफुल है। समझ में आने वाली बात आ गई ना? अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर इंडिया के एग्जाम्पल ले लो, मैंने क्या किया है, इंडिया के एग्जाम्पल लिख दिया कि अगर आप लोगों को यूज करना है तो क्या लिख सकते हो। देखो इंडो गैंजेटिक प्लेन की अगर बात करोगे तो क्या है, ये फिजिकल वाली बात हो गई, अब देख के समझ में आ रहा है। फर्टाइल सॉइल, इरिगेशन एंड पॉपुलेशन और मार्केट, इन सबसे मिलकर क्या बना, बिल्कुल टाइट कॉम्पेज हो गया ये, बिल्कुल है कि नहीं है? ऑब्वियस ही बात है। नेक्स्ट इज दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में कम्युनिटी फ्लॉज है, सिटी है, सैटेलाइट है, तो ये फंक्शनल कॉम्पेज हो गया, है ना। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन हो गया, वहां पर आप लोगों को पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट है, पॉपुलेशन है, तो इंटीग्रेटेड कॉम्पेज हो गया।
तो आप लोग क्या करोगे, इसको एग्जाम्पल के अंदर लिख के आ सकते हो, टाइट कॉम्पेस क्या है, फंक्शनल कॉम्पेस क्या है, इंटीग्रेटेड कॉम्पेस क्या है, समझ में आया ना। और चाहो तो डायग्राम बना के आना, भाई ये फिजिकल हो गया एक, इस तरीके से इकोनॉमिक हो गया, सोसाइटी हो गया और नेटवर्क हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों से क्या बना, रीजन हो गया, तो ये क्या बन गया आप लोगों के, कॉम्पेज बन गया। एग्जाम्पल के तौर पर इंडो गैंजेटिक प्लेन, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बना के आ जाना, नहीं तो बिल्कुल इस तरीके से करना, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, नेटवर्क, और इससे क्या हो जाएगा आप लोगों का, रीजन तैयार हो जाएगा, है कि नहीं। इसी को तो रीजन बोलते हैं। या फिर सीधे सीधी का बात करना, ऐसे 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 ऐसे, तो जो बीच का जो आएगा वो रीजन होगा, और बाकी का ये क्या हो जाएगा, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, नेटवर्क, सबको मिला के बन जाएगा आप लोगों का, बन जाएगा रीजन। आई ना बात समझ में। देखो फिजिकल, इकोनॉमिक, फिर ये बना, फिर ये नेटवर्क बना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, रीजन हो गया। तो इस तरीके से आप लोग बना देना डायग्राम। आई ना बात समझ में, आ गई ना। नाउ कंपोनेंट, अब देखो ये मैंने इतना सारा बता दिया, अगर आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, ये तो मैंने क्या बता दिया आप लोगों को, 10 से 15 नंबर का, 15 नंबर का बता दिया। अगर 10 मार्क्स में आ गया, आप लोगों को रिवाइज करना है, तो मैंने छोटा सा इसमें शॉर्ट नोट लिख दिया है, पूरा का पूरा वही है जो मैंने अभी आपको बताया, बस एक ही पेज के अंदर डिफाइन कर दो। कॉम्पेज क्या है, स्ट्रक्चरल कोहेजन है रीजन का, वेयर ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरलिंक्ड एंड फंक्शन एज द यूनिटी। कंपोनेंट क्या हो गए, फिजिकल बेस, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल नेटवर्क। इंडियन एग्जांपल में इंडो गंजेटिक प्लेन और दिल्ली एनसीआर का एग्जांपल दे देना। थ्योरेटिकल लिंक अगर करना है तो कैम्पेज एक्सप्लेन करता है कि रीजन जो है, वाई रीजन्स बिहेव्स एज द इंटीग्रेटेड यूनिटी इन प्लानिंग, पॉलिसी एंड ह्यूमन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। समझ में आई ना ये वाली बात, आ गई ना ये चीज़ समझ में। कहीं भी नॉर्मली कहीं भी लिख के आना है, पूरा का पूरा, अगर पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आया था तो आप ये वाली चीज़ बीच में लिख के आ सकते हो। आ गई ना ये वाली बात समझ में, है ना। क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अभी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, अब रीजनल सिंथेसिस कर रहे हैं अपन, पूरा का पूरा वही है, वो दो मैंने बता दिया आप लोगों को जो बताना था। अब रीजनल सिंथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अपन लोग इतना देर से रीजनल सिंथेसिस पे बात कर रहे हैं, तो रीजनल सिंथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई। पहली बात तो इंटीग्रेटिव है, ये क्या है, इंटीग्रेटिव है, मतलब ये इंटीग्रेट करते हैं, मतलब ये कनेक्ट करता है फिजिकल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, फंक्शनल एस्पेक्ट को, है कि नहीं, सारे के सारे एस्पेक्ट को करता है, एटसेट्रा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज फंक्शनल है, ये स्लो शो करता है फ्लॉज, इंटरडिपेंडेंसी एंड स्पेशल इंटरेक्शंस को। समझ में है ना। रीजनल सिंथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग। डायमेंशन मल्टी स्केल है ये, कैसे भाई, लोकल लेवल पे भी होता है, डिस्ट्रिक्ट पे भी होता है, स्टेट पे भी होता है, मतलब लोकल से जाओगे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से नेशनल, मतलब मैक्रो, रीजन, पूरा का पूरा, तो मतलब हर स्केल पे बात चल रही है ना। ऐसे ही डायनामिक है भाई, इवोल्यूशन ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ इवॉल्व होता है। कंसीडर हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी प्रोसेस। अप्लाइड या पॉलिसी रिलेवेंट की बात करें तो रीजनल प्लानिंग हो रही है, रिसोर्स एलोकेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये अप्लाई हो गई, ठीक है। मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये कंबाइन करता है आइडियोग्राफिक, आइडियोग्राफिक का मतलब हो गया डिस्क्रिप्टिव प्लस नोमैथिक, नोमैथिक का मतलब हो गया आप लोगों के मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं, तो इन चीज़ों दोनों को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, दोनों अप्रोच जो है ना आप लोगों के कंबाइन कर रहा है। समझ में आई ना ये वाली बात। तो ये आप लोगों के क्या हो गए, रीजनल सिंथेसिस की क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। आ गई ना समझ में ये वाली बात, है ना। नेक्स्ट मेथड्स या एनालिटिकल टूल्स, क्या मेथड्स या एनालिटिकल टूल्स, जैसे फील्ड सर्वेज एंड ऑब्जर्वेशंस। पहला क्या है, अगर आप लोगों को देखना है कि रीजनल सिंथेसिस क्या रही है, पहली बात अभी का टाइम पे बात चल रही है ना, तो फील्ड सर्वेस एंड ऑब्जर्वेशंस, हाइड्रोग्राफिक, ग्राउंड लेवल डाटा आज के टाइम पे, ये आज के टाइम की बात चल रही है, ये उस टाइम की बात तो नहीं है। क्यों, अपन लोग जब एग्जाम के अंदर लिखोगे तो आज के भी तो एग्जाम्पल देखोगे ना। दूसरा है हिस्टोरिकल एनालिसिस, मतलब इवोल्यूशन ऑफ द रीजनल ट्रेड्स एंड कॉम्पेज। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव या रीजनल साइंस की बात करोगे, जैसे फैक्टर्स या क्लस्टर एनालिसिस, मॉडल्स, स्पेशल स्टेटिस। अब जो बोलोगे अरे सर ये क्या होता है, भाई क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन पे आने दो, आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट इज जीआईएस या रिमोट सेंसिंग, ठीक है, तो मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है इसके कारण, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। फंक्शनल या नोडल एनालिसिस, तो मतलब हिंटरलैंड, कनेक्टिविटीज एंड फ्लॉस की बात चल रही है, मैंने अभी जो बताया वही चीज हो गई। केस स्टडीज में देखो, यूजिंग रीजन स्पेसिफिक एग्जांपल स्ट्रेंथन्स आर्ग्यूमेंट, है कि नहीं, बिल्कुल ये वाली चीज आप लोगों को आ गई ना बात समझ में। इंपोर्टेंस क्या है भाई, अपना पूरा का पूरा अपन जो क्यों पढ़ रहे हैं भाई, ये एक्सप्लेन कर रहा है
इंटरलिंकेजेस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमेना। आप लोगों को ना सब चीज रिपीटेड दिखाई दे रही होंगी, लग रहा है ना आप लोग रिपीटेड, भाई ये रिपीटेड हैं, ये रिपीटेड हैं, बट आप लोगों को ये तो समझ में आना चाहिए कि ये चीज अगर पूछी गई है तो ये सेम चीज है ना। तो बस वही चीज है, उसको पूरा का पूरा करने के लिए मैंने क्या किया है, वही चीजें दिखाई हैं। और आप लोगों को जब भी कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ ले तो आप लोगों को यही चीजें लिख के आनी है। ये कन्वर्ट करता है एरियल डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंसेस इनटू द कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन, मतलब पूरी की पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है। ये प्रोवाइड कर रहा है यूनिट ऑफ द एनालिसिस, यूनिट ऑफ एनालिसिस फॉर प्लानिंग, पॉलिसी एंड रिसर्च। ब्रिज कर रहा है फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी को, थ्योरी वर्सेस एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस क्वांटिटेटिव को। ये एनहांस कर रहा है एबिलिटी टू लिंक कंसेप्ट इन एग्जाम आंसर, है ना। बिल्कुल आप लोग ये आप लोगों के लिए है, ठीक है, कि एग्जाम के अंदर आप लोग जिस तरीके से चाहे कहीं भी हो, आप लोगों के अंदर एबिलिटी डेवलप हो रही है ना, आप लोगों के अंदर एबिलिटी डेवलप हो रही है, तभी तो आप लोग कर पाओगे और अच्छी तरीके से एनहांस कर पाओगे। टॉपर की कैटेगरी में कैसे पहुंचोगे? मैंने आप लोगों को जब पहला वीडियो ही बनाया था पर्सपेक्टिव का, तो मैंने बताया था कि आप लोगों को यही चीजें डिसाइड करेंगे कि आप लोगों के 200 मार्क्स आएंगे या 300 प्लस मार्क्स आएंगे। तो बस यही तो आप लोगों के अंदर मेंटेलिटी वो बना रही है कि किस तरीके से कर रहा है। आई ना बात समझ में? क्रिटिसिज्म क्या है इस चीज का? भाई ऑब्वियस सी बात है, तभी तो आगे और बढ़े। भाई पहली बात तो ये अर्ली सिंथेसिस है कि ये इसमें डिस्क्रिप्टिव है, मोनोग्राफिक है, आइडोग्राफिक वाइज्ड है। स्केल एंड बाउंड्री इशूज आ रहे हैं भाई, मॉडिफाइबल एरिया यूनिट प्रॉब्लम हो रही है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भाई एरिया तो चेंज होते रहते हैं ना, मॉडिफाई होते रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, और आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जो बाउंड्रीज जो हैं, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जो बाउंड्रीज हैं वो तो भाई उसका तो जाना वो रह ही नहीं गया है, तो इसीलिए मॉडिफाइबल एरिया यूनिट प्रॉब्लम्स हो रही है। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आ गया, क्यों? क्योंकि भाई इनने बोल दिया कि नोमैथिक मॉडल्स बताओ, बेरी हागेट और रिजार्ड ने बोलने लगे, तो जरूरत पड़ने लगी नोमैथिक मॉडल्स की। कंटेम्प्रेरी क्रिटिक्स आ गए आज के टाइम पे, रीजन्स आर डायनेमिक, सोशली कंस्ट्रक्टेड, पॉलिटिकली मॉडिफाइड, बिल्कुल ठीक है। कैन ओवरलुक माइक्रो लेवल हेट्रोजेनिटी इफ ओवर जनरलाइज, अगर ओवर जनरलाइज कर दिया तो बिल्कुल ओवरलुक कर दोगे माइक्रो लेवल हेट्रोजेनिटी को। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो क्रिटिसिज्म इस चीज का ये दिया गया है। आगे ना बात समझ में? इंडियन एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया था वही है, दोबारा से मैंने वही लिख दी है, कुछ वो नहीं है, बस एक नया है। डेक्कन प्लेटू वर्सेस इंडस गंजेटिक प्लेन, लोअर डेंसिटी है तो डिफरेंट सॉइल क्रॉप देखने को मिल रहा है, सॉइल या क्रॉप देखने को मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन इन कॉम्पेज देखने को मिल रहा है, कंस्ट्रक्ट इन कॉम्पेज। ऐसे ही अपना कॉम्पेज की बात हो गई और फंक्शनल की बात हो गई। आप पॉज करके पढ़ लेना, कोई मैं इसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। आई ना बात समझ में? चलो एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या है, देखो आप लोगों को एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करना है आंसर को, कि अगर कोई क्वेश्चन आया तो देखो पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो ये दो क्वेश्चन आए हुए थे, तो जैसे एक क्वेश्चन आया है, रीजनल सिंथेसिस इज द क्रक्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज, इलेबोरेट या फिर एक्सप्लेन, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डेफिनेशन कराओगे। मान लो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, डेफिनेशन कराओगे, उसमें थिंगर्स लिखाओगे, फिर उसकी हिस्ट्री लिख दोगे थोड़ा सा, फिर कॉम्पेस के बारे में बता दोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दोगे उसकी, रीजनल सिंथेसिस की मेथड्स बता दोगे, एप्लीकेशंस बता दोगे, एग्जाम्पल्स लिख दोगे, फिर उसका क्रिटिसिज्म लिख दोगे, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस लिख दोगे, साथ में आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना है कि नहीं है, डायग्राम जो मैंने दिखाए थे वो डायग्राम बनाना है। आगे ना बात समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन देख लो, इलेबोरेट द आइडिया ऑफ कॉम्पेज। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, देखो डायरेक्ट कॉम्पेज पूछ लिया तो कॉम्पेज के बारे में लिखना है, तो किसका डेफिनेशन लिख दो, कॉम्पेज के कंपोनेंट लिख दो, उसका एग्जाम्पल लिख दो, पॉलिसी या रिसर्च लिख दो, रिलेवेंस लिख दो, डायनेमिक नेचर लिख दो, कुछ भी लिख दो, है कि नहीं है। नॉर्मली बस इतने तरीके से आप लोगों को फ्लो ये रखना है। तो आप लोगों को पहली बात तो याद रखना, हमेशा स्टार्ट करना डेफिनेशन से अपना क्वेश्चन, ऑथोरिटी या थिंकर जो भी आप लोगों को वो डाल देना उसके अंदर। और याद रखना ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों को थिंकर मस्ट है, याद ये दिमाग में रखना। फिजिकल ज्योग्राफी में भी मस्ट है, ठीक है। अगर कोई भी आप लोग लिख के आ रहे हो, चाहे पेपर नंबर 1 हो चाहे पेपर नंबर 2 हो, याद रखना इंटरलिंक ऐसे ही करना है। तो आप लोगों को एक थिंकर लिखना है, हाँ जिसके बारे में नहीं पढ़ा है तो जरूरी भी नहीं है, लेकिन आपको लिखना है। अगर मैंने आपको बताया तो आप लोगों के मार्क्स तभी अच्छे मिलेंगे। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन लिख दो क्रोनोलॉजिकल बुलेट में,
ठीक है, एक्सप्लेन कर दो कॉम्पेज कंपोनेंट को, एक डायग्राम बना दो, जैसे कॉम्पेज का हुआ, चाहे फ्लो का हुआ, चाहे फॉर्मल या फंक्शनल वाला हुआ रीजन का, है ना। इंडियन केस एग्जांपल को इंक्लूड कर दो, क्रिटिक को कर दो, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस को कर दो ऐड, कीवर्ड इन कैपिटल लिख दो, ठीक है। एग्जामिनर सीज बिल्कुल कंसेप्ट क्लियरिटी है कि नहीं। अगर आप लोगों ने कीवर्ड्स लिख दिए कैपिटल्स में तो बिल्कुल उसको समझ में आ गया, अरे अच्छा इसको कीवर्ड्स भी पता है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये है ना, ये मैंने क्या किया था, एक 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन को मैंने लिख के बता दिया था कि इस तरीके से आप वहाँ पर आंसर को सॉल्व करके आओगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग को मैं एक्सप्लेन करूँ। आप चाहो तो पॉज करके आप डायरेक्ट लिख लेना, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करोगे, होमवर्क करोगे। होमवर्क में आप लोग, आज का होमवर्क ये है कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप ये मॉडल आंसर से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मैं 2 से 3 सेकेंड रखूंगा, आप पॉज करके इसको आराम से लिख सकते हैं। जो मैंने पूरा पढ़ाया है पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया है। समझ में आई ना ये वाली बात। हाँ, बस इसमें एक छोटी सी वो है, कमी है, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जो मैंने हिस्टोरिकल एवोल्यूशन लिखा है ना, यहाँ पर फ्लो चार्ट बना देना, ठीक है। कॉम्पे और यहाँ पर जो है आप लोगों का कॉम्पेज है, यहाँ पर फ्लो चार्ट बना देना, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पॉज करके देख लेना। फिर देखो ये वाली चीज हो गई, ठीक है। 3 2 1 में आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखो ये हो गया होम पेज वाला बॉक्स, ये वाला ये रहा बन गया। देखो टाइमलाइन वाली ये बना दिया आप लोगों ने, ये वही चीज़ है पूरी की पूरी जो बनी हुई थी। डायग्राम बिल्कुल ऐसे बनाना है। आ गई ना बात समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा आप लोगों का डायटोमी एंड डुअलिज्म पर होगा। कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आज के जैसे, कोई भी ओवरलोड नहीं है, जितना जरूरी है उतना पढ़ा है अपन लोगों ने, ठीक है। अगर आप लोगों को 1% भी लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेल्प भी नहीं बोलो तो अगर मैंने आप लोगों को थोड़ा भी कंट्रीब्यूट किया है आप लोगों की स्टडी में तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।